हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी बायोलॉजी में 11th क्लास का चैप्टर 12 जो पढ़ रहे थे, मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया था जिसमें अपने वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें दे रखी है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, तो इसको भी हम आगे कंटिन्यू करते हुए इसको पढ़ लेते हैं। तो चलो लेट्स गो स्टार्ट, चालू करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी नाइट्रोजन उपापचय। इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत नाइट्रोजन होती है, जो NO3 या NO2 के रूप में जो होती है, या जो वातावरणीय नाइट्रोजन होती है, उन सब का अपचयन या ऑक्सीडेशन करके पौधों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे पौधे इसे अमीनो अम्ल के निर्माण में यूज कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो वातावरणीय नाइट्रोजन होती है वो किस रूप में होती है? N2 गैस के रूप में होती है, जो वातावरण में लगभग 78% पाई जाती है। ये N ट्रिपल बॉन्ड एंड इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन को यानी वातावरणीय नाइट्रोजन को NH3 अमोनिया में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। वातावरणीय जो नाइट्रोजन होती है उसके ऑक्साइड की जो सोर्स होती हैं वो होती हैं औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों की धुआं, बिजली उत्पादन केंद्र। इन सब से हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है अमोनिफिकेशन, दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स या जो जंतु होती हैं उनमें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कार्बनिक नाइट्रोजन जो पाई जाती है उसका NH3 अमोनिया में अपघटन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, या फिर साधारण भाषा में हम कहें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन होना अमोनिफिकेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो दो जीवाणुओं बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइकोइडियस नामक जीवाणुओं के द्वारा होती है। फ्रेंड्स, इन जीवाणुओं के नाम आप याद रखेंगे। दूसरी प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा NH3 यानी जो अमोनिया हमने बनाई थी उस अमोनिया का NO3 में परिवर्तन यानी नाइट्राइट में परिवर्तन। प्लांट्स में जो N2 होती है वो नाइट्राइट के रूप में ही अवशोषित की जाती है, तो इस NH3 को सूक्ष्म जीवों के द्वारा NO3 में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो अमोनिया होती है इसका पहले नाइट्राइट NO2 में परिवर्तन होता है। NO2 में जो परिवर्तन होता है उसके बाद इसका NO3 में परिवर्तन होता है। जब अमोनिया का नाइट्राइट यानी NO2 में परिवर्तन होता है तो इसमें ये दो जीवाणुओं के द्वारा यानी नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, फिर NO2 का NO3 में जो परिवर्तन होता है वो नाइट्रोवेक्टर जो जीवाणु होता है उसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोवेक्टर जीवाणु होता है, ये एक रसायन पोषी जीवाणु होता है। तो आप फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अमोनिया का NO2 में परिवर्तन नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं के द्वारा, और NO2 का NO3 में जो परिवर्तन होता है वो नाइट्रोवेक्टर जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो ये जीवाणुओं के यानी सूक्ष्म जीवों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये NCERT में तीनों जीवाणु के नाम दे रखे हैं, आपको तीनों जीवाणु के नाम याद करने हैं। कोकस और सोमोनस NO2 में परिवर्तन, वेक्टर NO2 का NO3 में परिवर्तन। ठीक है, फिर ये जो NO3 जो परिवर्तित होती है, इस NO3 को प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण किया जाता है। इसी रूप में प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। ये जो अवशोषण पर नाइट्रोजन अवशोषित होती है प्लांट्स में, जो पत्तियों में अपचयित हो जाती है और पत्तियों में अपचयित होकर अमोनिया का निर्माण करती है। ये वापस से पत्तियों में इसमें अमोनिया का निर्माण होता है, और ये जो अमोनिया होती है वो आगे अमीनो अम्ल या अमीनो समूहों का निर्माण करती है, जिससे प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रोसेस इस तरह से वातावरणीय नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुँचती है। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस और होती है डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे अपन ने देखा था ना कि
नाइट्रेट के निर्माण के लिए नाइट्रिफिकेशन होता है, वैसे ही एक प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो सॉइल यानी मृदा में जो उपस्थित NO3 होती है उसका नाइट्रोजन में अपचयन होता है। यानी NO3, कुछ NO3 तो अवशोषित प्लांट्स के द्वारा कर ली जाती है, लेकिन कुछ NO3 का जो नाइट्रेट होते हैं उनका नाइट्रोजन में वापस से अपचयन हो जाता है। और ये जो अपचयन होता है वो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस। कौन से जीवाणु? स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा NO3 को वापस से नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें 3 प्रोसेस होती है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में जीवाणु होते हैं नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु आते हैं काम में। और डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब इस ये जो नाइट्रेट का जो रिडक्शन हुआ है, इस पूरी प्रोसेस को या एक पूरे समीकरण के द्वारा हम व्यवस्थित कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो NO3 जो प्लांट्स में आई वो NADH प्लस H प्लस यानी NADH की उपस्थिति में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा NO2 और NAD में और H2O में परिवर्तित हो जाती है। यानी NO3 जब NO2 में वापस से परिवर्तित होती है तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। साथ में इसमें NADH का जो H प्लस आयन है वो निकल जाता है और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो NO2 हमारी बनी है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के द्वारा पहले NOH बनाती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन उपस्थित होकर NH2OH बनाती है और लास्ट में NH4 का निर्माण करती है। तो इन तीनों प्रोसेस में अपन ने देखा NO2 से NH4 के निर्माण तक 6 इलेक्ट्रॉन और 6H प्लस का यूज होता है। ठीक है, तो हम समग्र रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? 2NO2 प्लस 6H2O प्लस 4H आयन नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 2NH4 प्लस 3O2 प्लस 4H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, ये जो NH4 आयन हमारे बनती हैं फ्रेंड्स, ये अधिक देर तक प्लांट्स में नहीं रह सकती हैं क्योंकि एक विषैली अवस्था होती है और जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। तो इस NH4 आयन का या अमोनियम आयन का है वो एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एक मुख्य प्रोसेस होती है। ये एक जीवित प्राणियों यानी प्रोकैरियोटिक जो स्पीसीज होती हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का NH3 में अपचयन करा जाता है। ठीक है, ये जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में क्या क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें नाइट्रोजन को NH3 में अपचयन करा जाता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक्स जो जीवाणु होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाती हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु भी कहती हैं, जिसमें नाइट्रोजन को NH3 में अपचयित करा जाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें काम में आते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में जो NCERT में मोस्टली जो दे रखे हैं फ्रेंड्स उनके बारे में अपन को याद करना है, तो मैं आपको उसमें बता दूं कौन कौन से जीवाणुओं के बारे में उसमें बता रखा है। स्वतंत्र जीवी आक्सी सूक्ष्म जीव, यानी जो स्वतंत्र फ्री लिविंग तो होते हैं लेकिन ये एरोबिक होते हैं यानी श्वसन करते हैं। इसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? एजेक्टोबैक्टर और विंजारिकिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि स्वतंत्र जीवी और आक्सी सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, NCERT में दे रखे हैं एजेक्टोबैक्टर और विंजारिकिया। ठीक है, एक स्वतंत्र जीवी अनाक्सी जीव होता है जो कि O2 की एब्सेंस में ग्रोथ करता है, यह है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम कैसा है? स्वतंत्र जीवी होता है लेकिन अनाक्सी जीवाणु होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को अपन देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी में स्वतंत्र जीवी होते हैं ये, और ये सब एरोबिक होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि प्लांट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, तो ये सब
एरोबिक होते हैं। ठीक है, इनमें आता है एक तो एनाबीना होता है जो कि एजोला और साइकस में सहजीवी स्थिरीकरण करता है या सहजीवी के रूप में पाया जाता है। एक नॉन स्टॉप होता है जो कि साइकस में पाया जाता है या फिर साइकस के साथ स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे देखे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में अपन देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से आते हैं? नॉस्टॉक, एनावीना, ओलोसीरिया, सिलिंड्रोस्पोरम और ऑसिलोटेरिया। ऑसिलोटेरिया होता है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कई बार कि ऑसिलोटेरिया क्या करता है, कौन से प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? धान के खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, अभी अपने देखा कि प्लांट्स ज़्यादातर NO3 या NH4 के रूप में ही अवशोषण करते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्लांट्स में नाइट्रोजन को पहुंचाने के लिए या जो नाइट्रोजन का अवशोषण करने के लिए वो एक सहजीवी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो इस प्रोसेस को जब सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, मोस्टली कौन से प्लांट्स में होती हैं? लेग्यूम प्लांट्स में होती हैं, कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स में भी होते हैं। तो इनको कहते हैं सहजीवी जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको हम कहते हैं, ये दो प्रकार के प्लांट्स में होती है। एक तो होते हैं लेग्यूम प्लांट्स में, दूसरे होते हैं नॉन लेग्यूम प्लांट्स में। जो लेग्यूम प्लांट्स में करते हैं उनको लेग्यूम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स में करते हैं उनको नॉन लेग्यूम बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे क्योंकि मोस्टली यही पूछे जाते हैं। लेग्यूम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम। मुख्य रूप से इसका मोस्टली जो इसमें NCERT में दे रखा है वो कौन सा एग्जाम्पल है? राइजोबियम। राइजोबियम है वो सॉइल में स्वतंत्र जीवी और सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। यानी क्या होता है कि ये जो सॉइल में तो स्वतंत्र जीवी होता है राइजोबियम, लेकिन जब ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो लेग्यूम प्लांट्स में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कौन से प्लांट्स के साथ करता है? एल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं फ्लोर, सेम की रूट्स में ये नोडुल्स का निर्माण करता है और वहीं पर अपना सहजीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखना है कि जो रूट नोडुल उन सोयाबीन में जो रूट नोडुल का निर्माण करते हैं ना, ये स्पेशली कई बार पूछ लिया जाता है। ब्राइडोराइजोबियम और सिनोराइजोबियम दो जीवाणुओं के द्वारा करी जाती है या की जाती है। ठीक है, अब हम दूसरे बैक्टीरिया पढ़ते हैं, नॉन लेग्यूम बैक्टीरिया। नॉन लेग्यूम जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये इसका मुख्य उदाहरण है, एग्जाम्पल है फ्रैंकिया जो होता है एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य होता है ये, है ना, एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य है। दूसरा एक तंतुबद्ध सूक्ष्म जीव होता है ये, क्योंकि फ्रैंकिया के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कौन से वर्ग से संबंध रखता है। दूसरा एक ऐसा जीव होता है तंतुबद्ध सूक्ष्म जीव होता है और एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य होता है, और ये भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है। ये कौन सी? मुख्य रूप से एलनस की जो जड़ें होती हैं उनमें सहजीवी के रूप में कार्य करता है। यानी एलनस जो प्लांट होता है, जो नॉन लेग्यूम प्लांट होता है, उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये कैजुराइना, जेंथोमोनास में भी गांठों का निर्माण करता है। तो इसका एक प्लांट्स स्पेशली दिया जाता है कैजुराइना इक्विसेटा फोलिया में फ्रैंकिया नोडुल्स का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरे होते हैं लूज सिम्बायोसिस। मतलब ये अपन ने भी कैसे देखे, जो गांठों का निर्माण करते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स में गांठों या नोडुल्स का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं लूज सिम्बायोसिस, यानी जी जो संबंध तो बनाते हैं, जो प्लांट्स में तो कांटेक्ट तो रहता है लेकिन ये सहजीवन के रूप में नहीं होते हैं। यानी सिम्बायोसिस सहजीवन बिताते हैं लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं। जैसे एजोस्पाइरलम विथ मेज रूट में पाया जाता है, एजोस्पाइरलम विथ मेज रूट पाया जाता है। अब अपन देख लेते हैं आगे कि ये जो करते हैं तो इस तरह से प्लांट्स में अब नोडुल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया मुख्य रूप से अपन ने देखे? राइजोबियम और फ्रैंकिया। नोडुल का जो फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, वो होस्ट प्लांट की जड़ और जो राइजोबियम के मध्य में पाया जाता है। यानी मोस्टली हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसी में NCERT में दे रखा है। होस्ट प्लांट की जड़
और राइजोबियम में पारस्परिक क्रियाओं के कारण जो नोडुल्स का निर्माण होता है, ग्रंथिका का निर्माण होता है, उसे ही हम नोडुल फॉर्मेशन कहते हैं। इसका कारण कि आकर्षण कैसा होता है? कीमोटैक्टिक मतलब ये रसायन के द्वारा एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और इसी के द्वारा ये पहचानते हैं। तो ये ऐसे काम करते हैं। राइकेडेसिन प्रोटीन जीवाणु झिल्ली में स्थित वह पोषक कोशिका को पहचानती है। ठीक है, जीवाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीवाणु झिल्ली जो होती है, राइजोबियम की जो जीवाणु झिल्ली होती है उसमें राइकेडेसिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि पोषक सेल्स को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम है वो लेग्यूम जड़ों में या लेग्यूम प्लांट्स जो होती हैं उनमें पॉलीप्लॉइड होकर जड़ों के चारों तरफ एकत्रित हो जाता है। पॉलीप्लॉइड मतलब अपनी वृद्धि करता है और बहुगणित अवस्था में पहुंच जाता है और जड़ों के चारों तरफ एकत्रित हो जाता है। जड़ों के चारों तरफ एकत्रित होने के बाद यह उपतचीय व मूल रोम सेल से जुड़ता है। सबसे पहले किससे जुड़ता है? ये उपतचीय यानी क्यूटिकल और रूट हेयर सेल से ये जुड़ता है। ठीक है, इन सेल से जुड़ने के बाद ये मूल रोम है वो मुड़ जाते हैं और मूल रोम के मुड़ने के कारण जो जीवाणु है वो मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। मूल रोमों का जैसे ही इन पर आक्रमण होता है वो संक्रमित सूत्र का निर्माण करते हैं, यानी हाइफा जिसको बोलते हैं, माइकोराइजिस को बोल सकते हैं हम, उनका निर्माण होता है। जब ये संक्रमित सूत्रों का निर्माण करते हैं तो जीवाणु की जो जड़ें होती हैं वो जीवाणु जो होते हैं जड़ों के कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। तो सर्वप्रथम ये मतलब इनका संक्रमण कहाँ से चालू होता है? कॉर्टेक्स से। यानी जो नोडुल फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम कहाँ से चालू होता है? निर्माण प्रारंभ कहाँ से होता है? कॉर्टेक्स से। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो जीवाणुओं के दौरान नोडुल फॉर्मेशन वो सबसे पहले जड़ के कौन से ऑर्गन्स में किया जाता है? तो कौन से अंग में किया जाता है? कॉर्टेक्स में किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। और इससे आगे फिर नोडुल का ये फॉर्मेशन कर देती हैं और इस तरह से इसका नोडुल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो मूल रोम मुड़ते हैं या फिर ये जो फॉर्मेशन चालू होता है वो कैसे होता है कि राइजोबियम की जो झिल्ली होती है उस पर उपस्थित होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, वो प्रेरित होते हैं और लेसिटिन जो होते हैं उसके द्वारा पहचाने जाते हैं और इस तरह से नोडुल फॉर्मेशन होता है। तो आप मैं एक समरी के रूप में आपको बता दूं कि नोडुल फॉर्मेशन कैसे होता है। होस्ट प्लांट की जड़ यानी लेगुम प्लांट की जड़ होती है और जो राइजोबियम होती है उन दोनों में पारस्परिक क्रिया होती है और इसके द्वारा नोडुल्स का निर्माण होता है। इनमें जो आकर्षण होता है कैसा होता है? कीमोएक्टिक होता है। कीमोएक्टिक यानी एक राइकोडेसिन प्रोटीन होता है जिसके द्वारा ये आकर्षित होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? जड़ों में राइजोबियम चिपकता है, चिपकने के बाद पॉलीप्लॉइड करता है यानी वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद ये क्यूटिकल और जो मूल रोम होती है उसकी सेल से जुड़ जाता है, जिससे जो मूल रोम है वो मुड़ जाते हैं। मूल रोम जैसे ही मुड़ते हैं इनमें संक्रमित सूत्रों का निर्माण होता है और ये जो आगे फिर जीवाणु की जो जीवाणु है यहाँ से जड़ों के कॉर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले नोडुल का फॉर्मेशन चालू होता है और नोडुल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से इनमें नोडुल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ? रूट कॉर्टेक्स में। रूट कॉर्टेक्स में जीवाणु के द्वारा जो नोडुल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर इसके द्वारा एक माइटोसिस प्रेरक पदार्थ माइट्रोजन स्रावित किए जाते हैं। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, जो कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं उनमें विभाजन को प्रेरित करते हैं और जो साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिनिन इसमें जीवाणुओं के द्वारा बनता है। ऑक्सिनिन जो होता है वो प्लांट सेल के द्वारा स्रावित होता है और इन दोनों के श्रावण के द्वारा सेल डिवीजन व सेल इलोंगेशन को बढ़ाता है और जिससे नोडुल फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। किसके द्वारा? साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन होता है प्लांट सेल का ऑक्सिन, साइटोकाइनिन किसका? जीवाणुओं का। ये दोनों सेल डिवीजन वर्स इलोंगेशन को बढ़ाते हैं जिससे नोडुल फॉर्मेशन है वो प्रेरित होता है, नोडुल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ना वो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकृत सेल्स में ही विभेदित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स बनी है ना प्लांट्स में, ये एक विशिष्ट सेल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाली विशिष्ट सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स। कौन सी सेल बोलते हैं उनको? बैक्टीरियोइड्स उन सेल्स को बोलते हैं जिनमें पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से कॉर्टिकल सेल से ये आगे वृद्धि करते हैं और इस तरह से नोडुल का फॉर्मेशन होता है। रूट कॉर्टेक्स जो होती हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनमें विनिमय के लिए नोडुल्स जो होती हैं वो पोषक के साथ वैस्कुलर कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं? राइजोबियम में जो नोडुल बने हैं वो पोषक के साथ
वैस्कुलर कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं और इसके कारण जो नोडुल सेल्स होती हैं, जो ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं, वो पॉलीप्लॉइड यानी वृद्धि करती जाती हैं। यानी इनको पोषण कहाँ से मिलता है? रूट कॉर्टेक्स में जो नोडुल्स बनती हैं और इस तरह से इनमें नोडुल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये जो नोडुल्स बने हैं वो किसकी उपस्थिति में होती हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इनमें, और साथ में लैग हीमोग्लोबिन की एक प्रोसेस होती है। यानी लैग हीमोग्लोबिन बनता है और एक नाइट्रोजिनस एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है। तो ये जो जैव रासायनिक संगठक दोनों प्रेजेंट होते हैं, इनकी उपस्थिति में नोडुल्स का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, नोडुल्स का प्लांट्स में राइजोबियम जीवाणु के द्वारा जो नोडुल्स का निर्माण होता है वो किन किन जैव रासायनिक संगठकों की उपस्थिति से होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो अब अपन देख लेते हैं ये दोनों चीज होती क्या है या फिर दोनों टर्म्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपन नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का या सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो प्लांट्स है उनमें एक मुख्य घटक होता है, यानी नाइट्रोजन के उपापचय का एक मुख्य घटक है। इसकी सक्रियण के द्वारा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन या नोडुल्स का निर्माण है वो संपन्न होता है। ये क्या होता है? ये एक मोलिब्डेनम फेरम प्रोटीन होता है, यानी एक इसका संघटक होता है जिसमें मोलिब्डेनम और फेरम होता है। फेरम जो होता है वो इसका मुख्य घटक होता है, मोलिब्डेनम इसमें कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन उपापचय का कार्य करता है। इसमें वातावरणीय नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ये क्या करता है? इसमें मोलिब्डेनम और फेरम प्रोटीन जो होते हैं वो वातावरणीय जो नाइट्रोजन होती है उसको NH3 में परिवर्तन को उत्प्रेरित करने का कार्य करती हैं। तो आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो क्या है? NH3 है। ये लाइन फ्रेंड्स NCERT में दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अमोनिया होता है। ठीक है। यह ग्रंथियों में ऑक्सीजन अपमार्जक के रूप में भी प्रेजेंट होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन अपमार्जक का ये कार्य करता है। आणविक ऑक्सीजन के प्रति ये अत्यंत संवेदी होता है। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो आणविक ऑक्सीजन यानी जो O2 होती है ना उसके प्रति अत्यंत संवेदी होता है, और ये अनॉक्सी यानी एनएरोबिक वातावरण की इसको अनिवार्यता होती है। तो ये अनिवार्यता हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ग्रंथियों में अनुकूलता होती है कि एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल अनाक्षी वातावरण में ही अंदर क्रियाशील होता है प्लांट्स की जड़ों में, तो इसकी ग्रंथियों में अनुकूलता होती है कि एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। और इस तरह से एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए इनमें लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अपने पढ़ा था ना, नोडुल्स के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन। तो नाइट्रोजिनेज के अनॉक्सी वातावरण में कार्य करने के लिए ही प्लांट्स की जड़ों में लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है। ये जो लैग हीमोग्लोबिन होता है वो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी O2 से सुरक्षा करता है, यानी O2 के प्रति नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो संवेदी होता है ना उसको जुड़ने से रोकता है, जिससे नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्रियाशील बना रहता है। लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये O2 के साथ जुड़ जाता है और O2 के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और इसके कारण O2 है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। लैग हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, क्या होता है स्ट्रक्चर इसकी। ये गुलाबी रंग का होता है। दूसरा, ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना उनके हीमोग्लोबिन से ये समानता रखता है। पादपों में जो संश्लेषित इनका जो हीम पार्ट है वो तो जीवाणु से आता है, और इसका जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्लांट से आता है। इस तरह से ये दोनों के से संबंध का रूप होती है लैग हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से अपन ने देखा फ्रेंड्स कि इस तरह से नोडुल फॉर्मेशन में कौन कौन सी नाइट्रोजिनेज और लैग हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, और इन दोनों को अपन ने डिटेल में भी पढ़ लिया। इससे आगे की जो प्रोसेस होती है यानी नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन होता है वो सब कैसे होता है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और इसमें बता दूँ कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में जो सूक्ष्म जीव होते हैं
वो ऑक्सीकारी होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि राइजोबियम जो होता है वो सॉइल में ऑक्सी होता है, प्लांट्स में जाके वो अनॉक्सी हो जाता है। तो उस टाइम उनमें नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो क्रियाशील नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वनाक्सी हो जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो केवल प्लांट्स में ही नोडुल फॉर्मेशन के दौरान ही सक्रिय होता है। नाइट्रोजनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इस प्रोसेस में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो कितनी ऊर्जा होती है अमोनिया के रिडक्शन के लिए, वो सारी प्रोसेस वो किस तरह से होती है, ये मैं आपको कल के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, यानी कल की वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।